हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी गई है? आंसर हो जाएगा A+ रेटिंग दी गई है। तो अभी जो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है उसमें दुनिया के जो बेहतरीन गवर्नर हैं उनमें शक्तिकांत दास को चुना गया है, यानी उन्हें A+ रेटिंग दी गई है। तो दोस्तों, RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो उन्हें अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने ग्लोबल लेवल पर टॉप सेंट्रल बैंकर के रूप में रैंक दी है और उन्हें कौन सी रेटिंग दी है? याद रखिएगा, A+ रेटिंग दी है। इसके अलावा दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जो गवर्नर हैं थॉमस जे जॉर्डन, उन्हें भी A+ रेटिंग दी गई है और वियतनाम के जो सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं गुयेन थी होंग, उनको भी A+ रेटिंग दी गई है। यानी दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा 3 गवर्नर को A+ रेटिंग दी गई है और उनमें से एक नाम है शक्तिकांत दास का। इससे पहले शक्तिकांत दास ने एक और अचीवमेंट प्राप्त किया था। जून 2023 में उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया था। तो शक्तिकांत दास को जून में लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, यहां पर बात आई है RBI की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और सर ओसबर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वर्तमान गवर्नर जरूर याद रखिएगा कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और उसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को कौन सा दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा नवरत्न का। तो दोस्तों, अभी हाल ही में नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी DPI ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी RCF को नवरत्न स्टेटस दिया है, यानी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इससे पहले यह कंपनी मिनी रत्न प्राप्त थी, यानी यह पहले मिनी रत्न कंपनी थी और अब कौन सी कंपनी बन गई है? ये नवरत्न कंपनी बन गई है। नवरत्न कंपनी बनने के लिए पहले मिनी रत्न का स्टेटस प्राप्त करना होता है, फिर उसे नवरत्न बनाया जाता है और जब कोई कंपनी महारत्न कंपनी बनती है तो उससे पहले उसे नवरत्न कंपनी का स्टेटस प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों, नवरत्न कंपनी के बनने के लिए इसके बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशक होना भी जरूरी होता है। तो ये कुछ उसके स्टैंडर्ड हैं जिसके आधार पर किसी भी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं। तो भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत कंटेनर निगम, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और NLC इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड और ONGC विदेश लिमिटेड। ये सभी भारत की नवरत्न कंपनियां हैं। अब हम बात करते हैं महारत्न कंपनियों की। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ये महारत्न कंपनी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भी भारत की महारत्न कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे सेल बोला जाता है और ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये सभी कंपनियां जो हैं ये महारत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन है, NCERT और यूनेस्को के सहयोग से तैयार की गई कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड को किसने लॉन्च किया है? तो भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा ये लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक बुक जो है लॉन्च की गई है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान
लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक कॉमिक बुक को लॉन्च किया है। और इस बुक का उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है एनसीईआरटी की, तो इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके निदेशक हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। और दोस्तों यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में कार्य करती है। अब यहाँ पर यूनेस्को की भी बात आई थी, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले। और इसके सदस्य हैं 193 और 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं। दोस्तों यूनेस्को का काम होता है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है भारत ने। भारत ने किसको हरा करके जीता है? तो पाकिस्तान को हरा करके जीता है। कौन सा कप दोस्तों? पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का। तो भारत की पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके ओमान के सलालाह में पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। यानी जो मुकाबला हुआ था फाइनल, ये ओमान के सलालाह नामक स्थान पर हुआ था। और दोस्तों इस जीत के साथ भारत ने FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और ये जो विश्व कप होगा ये ओमान में किया जाएगा। यहाँ पर बात आई है FIH की, तो दोस्तों इसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। और यह फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी के लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है और इसका गठन हुआ था 7 जनवरी 1924 को। और इसको कहां पर स्थापित किया गया था? तो इसे पेरिस, फ्रांस में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है, लेकिन इसको स्थापित पेरिस, फ्रांस में किया गया था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। देखिए दोस्तों यहां पर ओमान की बात आई थी, तो ओमान जो है खाड़ी का एक देश है। कैपिटल इसकी मस्कट है। UAE इसका पड़ोसी देश है और यमन से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, और इसके पूर्व दिशा में अरेबियन सी है, यानी अरब सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खान मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका BL कांथा राव। कौन बने हैं दोस्तों? BL कांथा राव। तो दोस्तों अभी हाल ही में BL कांथा राव ने खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह दूर संचार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे। दोस्तों BL कांथा राव की बात करें तो वह मध्य प्रदेश कैडर के 1992 बैच के IAS ऑफिसर हैं और उन्होंने अभी हाल ही में खान मंत्रालय के सचिव के रूप में विवेक भारद्वाज का स्थान ग्रहण किया है। यहाँ पर दोस्तों सेक्रेटरी की बात आई है, तो भारत सरकार के जो प्रमुख सेक्रेटरी हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रपति के सचिव कौन है? राजेश वर्मा। उपराष्ट्रपति के सचिव हैं सुनील कुमार गुप्ता। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं PK मिश्रा। कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव हैं TB सोमनाथ और विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। तो ये हैं दोस्तों भारत सरकार के प्रमुख सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? आंसर हो जाएगा इसका शांता थोटम को। किसे मिला है दोस्तों? शांता थोटम को। तो तेलंगाना की मुख्य नवाचार ऑफिसर हैं शांता थोटम। तो उन्हें 27 से 29 अगस्त तक मॉस्को में आयोजित होने वाले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यह जो पुरस्कार दिया गया है यह सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी कौन है? शांता थोटम। तो उन्हें अभी हाल ही में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर बात आई है अवार्ड की, तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो मायरा ग्रोवर को सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार दिया गया था यूनाइटेड किंगडम में। प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था। कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल
सुपर स्टार पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, प्रोफेसर थलाप्पिकल प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार प्राप्त हुआ है और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। अभी हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर टाइफून साओला ने किसको प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा हांगकांग और चाइना। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में एक तूफान आया था जिसका नाम है साओला, तो उसने हांगकांग और चाइना दोनों को प्रभावित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो तूफान आया था साओला, इसमें जो हवाएं चल रही थी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और इससे ज्यादा भी चल रही थी। तो इसने हांगकांग में नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा चाइना के एक घनी आबादी वाले प्रांत गुआंगडोंग को भी प्रभावित किया है। दोस्तों, जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब चक्रवाती तूफान उठता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दुनिया भर में साइक्लोन को या चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कहां पर चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में इसे हरिकेन या टॉर्नेडो कहा जाता है, कैरेबियन सी में इसे हरिकेन बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, चाइना सी में इसे टाइफून, हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान में इसे टाइफो बोला जाता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली ब्लीज बोला जाता है और फिलीपींस में इसे बगुइयो बोला जाता है। तो ये चक्रवात के अलग अलग नाम हैं, इन्हें भी आप नोट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं हाल ही में आए हुए तूफान। तो एक खानून तूफान आया था अभी हाल ही में जापान में अगस्त 2023 में। तो इसका नाम दिया था किसने? थाईलैंड ने, और इसका अर्थ होता था कटहल। मोचा तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में मई 2023 में। तो दोस्तों, इस मोचा तूफान का जो नाम दिया था वो यमन ने दिया था और इस मोचा का जो अर्थ होता था सांप की कुंडली। बिपरजॉय नाम का एक अरब सागर में तूफान आया था, इसका नामकरण बांग्लादेश ने दिया था और इस बिपरजॉय का मतलब होता था आपदा यानी डिजास्टर। तो ये हैं दोस्तों अभी हाल ही में आए हुए तूफान। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर बात आई थी चाइना की। तो चाइना को दोस्तों पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। कैपिटल इसकी बीजिंग है, राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। और दोस्तों, अगर हम हांगकांग की बात करें तो हांगकांग चाइना का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। ये आप चाइना का मैप देख पा रहे हैं, ये है यहाँ पर हांगकांग, ठीक है। तो ये चाइना का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम जो है ये 4 सितंबर यानी आज से शुरू होने जा रहा है और इसका उद्देश्य है जो स्मारक हैं उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाएं। इसके अलावा जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं उनको आमंत्रित किया जाए इन स्मारकों को सुधारने के लिए, यानी कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने के लिए कॉरपोरेट जगत के जो हितधारक हैं उनको आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 4 सितंबर को अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे स्मारक हैं उनमें सुविधाएं बढ़ाई जाए। इसके लिए कॉरपोरेट जगत के जो लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा कि वो इन स्मारकों की सुविधा बढ़ाने में मदद करें। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI पूरे देश में 3696 स्मारकों की सुरक्षा करता है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा इंडियन हेरिटेज। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, इसे आप नोट कर लें। चलिए बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की यानी ASI की। तो यह भारत सरकार की एक सरकारी एजेंसी है और इसका काम होता है ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करना, ठीक है। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? वी विद्यावती। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNB GST सहाय ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा PNB ने यानी पंजाब नेशनल बैंक ने।
तो दोस्तों अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जीएसटी चालान के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आसानी से ऋण प्रदान करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है पीएनबी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक। इसको स्थापित किया गया था 19 मई 1893 को। इसके संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और इसके एमडी और सीईओ हैं वर्तमान में अतुल कुमार गोयल। दोस्तों कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं जो कि 2023 में लॉन्च किए गए हैं। जैसे साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा, कॉल बिफोर यू डिग ऐप प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, AIS आयकर विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, संगम युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा, आब प्रहरी ऐप IIT दिल्ली के द्वारा, प्रहरी ऐप BSF और गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्केल ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य नारायण पात्रा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक पॉलिटिशियन थे, यानी राजनेता थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों BJD यानी बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता थे और ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे सूर्य नारायण पात्रा। तो उनका अभी हाल ही में भुवनेश्वर में निधन हो गया है और वो विधानसभा में 7 बार सदस्य चुने गए थे, यानी वो 7 बार विधायक बने थे ओडिशा में। हाल ही में हुए निधन भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में जॉन वार्नॉक का निधन हो गया है, जो कि एडोब कंपनी के सह संस्थापक थे। समाज सुधारक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। इसके अलावा प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का भी निधन हुआ है। तो ये हैं हाल ही में हुए निधन। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, इसरो ने आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया है? सूर्य के। सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? थर्मन सनमुगरत्नम। और 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? एकता कपूर को। FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? R माधवन बने हैं। पहला प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 कहां शुरू हुआ है? लद्दाख में। ग्रांट सैप्स किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? यूनाइटेड किंगडम के। आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। अंतर्राष्ट्रीय एरो स्पेस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो 2 सितंबर को मनाया गया है। नीलाचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? असम में किया गया है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो PC महालनोबिस को। जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? तो PN भगवती को। भारतीय बागवानी का जनक किसे कहा जाता है? MH मैरीगोडा को। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन वॉरलॉक को। और भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। भारतीय दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत का मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? E श्रीधरन को। इसके अलावा भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। तो दोस्तों ये जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें आप इन्हें। तो दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है सूर्य। तो इसका आंसर सभी लोगों ने सूर्य ही बताया है। कल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। आज का जो क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।